आज के ई कंटेंट का मुख्य विषय है AR देसाई के बारे में। हम इससे पहले बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था। AR देसाई ने विभिन्न अवधारणाएं दी जो कि भारतीय राष्ट्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर हैं और भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिस पर इन्हें PhD की उपाधि मिली थी। GS घुरिये के निर्देशन में इन्होंने PhD का शोध कार्य किया था। GS घुरिये भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया था और अपनी थीसिस दी थी। और इसी संदर्भ में AR देसाई जो मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवाद के आधार पर इन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था और इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने यूरोपियन समाज का अध्ययन किया है और समाज को दो भागों में बांटकर उस समाज के शोषण और शोषणग्रस्त परिस्थितियों और स्थितियों के बारे में उजागर किया, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जिस प्रकार यूरोपियन समाज का अध्ययन कार्ल मार्क्स ने किया, उसी प्रकार भारतीय समाज का अध्ययन भी मार्क्सवादी पद्धति से हो सकता है। इस संदर्भ में इन्होंने आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एक चित्र बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने भारतीय समाज के सामाजिक समूह को विभिन्न वर्गों में बांटा। मतलब हमारे देश या हमारे समाज या संस्कृति के अंतर्गत किस प्रकार के वर्ग बने हुए हैं, वर्ग की कैटेगरी भी अलग है। तो इसमें सबसे पहले आपको आता है, दिखाते हैं कि भारत के विभिन्न सामाजिक समूह के बारे में उन्होंने चर्चा की। उसमें बताया कि पहले नंबर पे है वर्ग। तो वर्ग यहाँ हमारे देश में किस तरीके के बने थे। वर्ग की जो आधार था, जो पृष्ठभूमि थी, वो थी कृषि मुख्य रूप से, क्योंकि हमारी कृषि प्रधान समाज था हमारा देश। एग्रीकल्चर जो उसके उत्पादन का मुख्य साधन थी उस समय। तो एग्रीकल्चर या कृषि पर जिसका जितना स्वामित्व था, उसके आधार पर वर्गों का विभाजन हुआ था। उसमें पहला भूस्वामी या पूंजीपति वर्ग, दूसरा किसान वर्ग, तीसरा श्रमिक वर्ग। यानी भूस्वामी जो भूमि का मालिक है, भूमि उसकी संपत्ति है। किसान वो छोटी छोटी जोतों का मालिक, भूस्वामी बड़ी जोतों का मालिक होता था और किसान जो था छोटी जोतों का मालिक था, जिसका खुद खेती करता था। वो जोतें बहुत छोटी होती थी, उत्पादन भी थोड़ा होता था। भूश्रमिक जो पूरी तरीके से भूमि से विहीन है, केवल अपने श्रम का मालिक है और किसी दूसरे की भूमि पर पारिश्रमिक के आधार पर काम करता था और उसके पारिश्रमिक के बदले से कुछ भी मिल जाता था, या तो मौद्रिक पारिश्रमिक होता था, या फिर मुद्रा के रूप में, या फिर वस्तु के रूप में। दूसरा है जाति। तो सांस्कृतिक आधार पर भारतीय समाज को जाति में विभाजित किया था और जाति जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। तो वर्ण क्या है, वर्ण का स्वरूप हमारे भारतीय संस्कृति के 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही कालांतर में जाकर जब व्यवस्था बनी और सामाजिक परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के साथ साथ ये वर्ण ही जाति में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण वर्ण जो है ब्राह्मण जाति बन गया, क्षत्रिय वर्ग क्षत्रिय जाति बन गया, वैश्य और शूद्र जो है उसके आधार पर बनते चले गए और उनका कार्य विभाजन भी उसी आधार पर था। तीसरा था व्यवसाय। व्यवसाय जो थे, तीसरा था व्यवसाय। उस समय जो व्यवसाय परिस्थितियाँ थी, व्यवसाय किस प्रकार के होते थे, जाति से संबंधित व्यवसाय होते थे उसके अंतर्गत, तो उसी व्यवसाय के आधार पर विभिन्न जाति विभिन्न वर्ग बनते चले गए। तो व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज में 3 वर्ग थे और आज भी यही है: उद्यमी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, छात्र और स्वरोजगारी। उद्यमी जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े या मध्यम वर्ग के जो उद्यमी होते हैं, जिनका स्वयं का व्यवसाय शुरू करते हैं एक निश्चित पूंजी का। दूसरे में है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं। तीसरा वर्ग है छात्र और स्वरोजगारी वर्ग। और अन्य में आ जाते हैं वर्ग विभाजन। अन्य में जो स्वरूप होता है वर्ग विभाजन का भारतीय समाज का, वो है महिला, पुरुष, छात्र और ST, SC और OBC। तो आज के भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि का जो वर्ग विभाजन है, वो पूरा जो है AR देसाई के वर्ग विभाजन के आधार पर ही है। हाँ, तो हमारे देश में इस आधार पर दिखाई देता है कि कितने सारे वर्ग हैं, लेकिन जब बात आती है तो भारतीय समाज जाति समाज है, जाति पर आधारित है। भारतीय समाज की संस्कृति और जाति व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन देखा जाए उसकी पृष्ठभूमि में, AR देसाई कहते हैं कि जाति तो एक उसका भाग है सामाजिक समूह का। वर्ग, व्यवसाय और जाति और अन्य इत्यादि आधार पर भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह पाए जाते हैं। अब इन्होंने जो अपना थीसिस दिया था, जो इनकी बुक थी, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि या सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव को बताती है।
इन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज के जो काल विभाजन था वो 3 भागों में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बाँटा था। उपनिवेशवाद से पहले की अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक काल की अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक काल के बाद की अवस्था स्थितियाँ बताई थी। अब ये जो है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि ये औपनिवेशिक काल की व्यवस्था है। तो इसके संदर्भ में जो सामाजिक विकास का स्वरूप था वो विभिन्न चरणों में जो इन्होंने ए आर देसाई ने बताया है वो भी औपनिवेशिक काल शासन के दौरान जितने परिवर्तन आए थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इसी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में इन्होंने सबसे पहले इनकी राष्ट्रवाद की परिभाषा देखते हैं। तो राष्ट्रवाद की क्या अर्थ है, राष्ट्र का क्या अर्थ है, इन्होंने इसके बारे में भी बताया है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी तो जानते होंगे राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा होती है। क्या है? राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और राष्ट्र को कई बार देश, राज्य और सरकार से जोड़कर देखा जाता है, परंतु ये सभी अवधारणाएं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अपना अर्थ है, सरकार का अपना अर्थ है, देश का अपना अर्थ है और राष्ट्र का अपना अर्थ है। राष्ट्र मूलतः व्यक्तियों का वह संकलन है जो निश्चित अमूर्त भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहते हैं, अपनी और एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। पूरी तरीके से हम की भावना से प्रेरित अवधारणा है, हम की भावना से प्रेरित धारणा है। इसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत अब फर्स्ट ईयर में यदि आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा हम समूह और वे समूह। समनर ने विभाजन किया था समूह का, सामाजिक समूह का, कि हम समूह और वे समूह। ये भी हम की भावना के आधार पर विभाजन किया था। हम समूह हमारे लिए हमारा राष्ट्र हम समूह है, लेकिन दूसरे राष्ट्र जो हैं वो वे समूह हो गए। लेकिन दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों के लिए उनका राष्ट्र जो है वो हम समूह है और हमारा देश उनके लिए वे समूह है। तो ये भावना जो ये विभाजन जो हुआ था ये हम की भावना के आधार पर बताया था और राष्ट्र का निर्माण में भी हम की भावना एक मूल तत्व होता है। इस संदर्भ में कार्ल सैंडर्स ने कुछ विशेषताएं भी बताई थी राष्ट्र की पहचान की। राष्ट्र में एक विश्वास होता है सभी व्यक्तियों, एक राष्ट्र के सभी व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अपने आप को, जो व्यक्ति समूह अपने आप को एक ही राष्ट्र का मानते हैं, उनमें ये विश्वास होता है वो एक सामान्य भूभाग से जुड़े होते हैं और उस भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों में सभी में हम की भावना होती है और उस भूभाग के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनका सबका इतिहास, पृष्ठभूमि, अतीत, ये सब एक होता है और आने वाले भविष्य के बारे में भी वो एक मत होते हैं, तो मिलकर के वो एक राष्ट्र बनाते हैं। ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हम जानते ही हैं कैसी थी। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावना का मूल कारण जो थे भौगोलिक विविधता था, यानी यहाँ हमारे देश में जब देश को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया और 5 जघन्य प्राकृतिक हैं, वो कई पहाड़ी क्षेत्र हैं और इतने दुर्गम क्षेत्र हैं कि वहाँ रहना भी, लोगों का सामान्य जीवन भी जो है बहुत कठिन है। कुछ रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर मीलों तक कोई दिखाई नहीं देता है, पठारी भाग, दक्षिण का समुद्री क्षेत्र, ये सब प्राकृतिक विविधताएं जो थी लोगों को एक दूसरे से जोड़ा नहीं, बल्कि इन प्राकृतिक विविधताओं ने लोगों को एक संकीर्ण क्षेत्र से बांधे रखा और इसलिए क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावना वहाँ अधिक थी। अतीत का असमान होना, जब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे तो सभी का इतिहास भी अपने आप अपना, सबका अपना अपना इतिहास था, क्योंकि वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे। आपस में संवादहीनता की स्थिति थी, एक दूसरे से मेल जोल नहीं हो पाता, मानवता की भावना का विकास नहीं हो पाया था, यानी क्षेत्रीय संकीर्णता की स्थिति थी। लोग अपने क्षेत्र से जुड़े थे, न कि एक संपूर्ण भारतीय समुदाय से। कहा जाता है कि मौर्य के काल, चंद्रगुप्त मौर्य, इतिहास जिनके पास है वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के
टाइम पर जब संपूर्ण भारत का एकीकरण हुआ था प्रथम बार, यानी तब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और सबके अपने एक राजा होते थे और राजा अपने क्षेत्र को संभालते थे। यानी सम पूरे भारत का कोई एक राजा कि पहली बार कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य बना था, इतिहास में ये कहा जाता है। इसलिए उपरोक्त विभिन्न कारणों से राष्ट्रवाद की भावना क्षेत्रीय स्तर तक ही विकसित हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप अतीत से ही विदेशियों ने भारत, सभी जानते हैं भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज संपदाएं और सोना चांदी, और आज भी उसके अथाह भंडार हैं हमारे देश में। कच्चे माल का बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत देश, और भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का दर्जा देती है। इस कारण विभिन्न विदेशी आक्रांता सरलता से आए और लूट कर भाग कर चले गए। अंततः 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, जिसका कारण भी क्षेत्रीय राष्ट्रवाद था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन से पूर्व जो ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो 1600 में आ गई थी, 1600 में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उससे पहले फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली भी यहाँ व्यापार की दृष्टि से आए थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 में आई थी, लेकिन वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। तब उसका उद्देश्य शासन करना नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी यानी कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद यहाँ सीधी तरीके से विक्टोरिया, ब्रिटिश की महारानी का शासन हो गया। सारे जो काम और फैसले होते थे ब्रिटिश महारानी के नाम पर किए जाते थे। तब से ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था यहाँ। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है ई कंटेंट का, उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा।